जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सकुशल अच्छे होंगे और आपका पेपर भी बहुत ही बेहतरीन गया होगा। आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आप आने वाले समय में एक भावी शिक्षक बन चुके हैं। और आज का जो पेपर हुआ था सुपर टेट जूनियर सुपर टेट का, आज 17 अक्टूबर 2021 है। तो उसी का जो 50 क्वेश्चन समान ज्ञान से जनरल नॉलेज से दिया गया था, उसी का मैं एनालिसिस कराऊंगा, यानी आंसर की दूंगा और बिल्कुल सटीक आंसर की बताऊंगा। तो आप लोग अपना अपना पेपर लेकर बैठ जाइए और मिलाइए। हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर हो सकता है ए, जैसे डी है चौथा, जैसे 74.40 है, तो ये हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर। तो इससे आप घबराइएगा ना, जो मैं आंसर बताऊँ उसको आप ढूंढिएगा और उसी के अनुसार आप अपने पेपर में टिक लगाइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है जनगणना से। तो जनगणना 2011 के अनुसार में भारत में साक्षरता दर कितना थी, मतलब कि भारत के लोग कितने पढ़े लिखे थे 2011 के जनगणना के अनुसार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 74.04% है। 74.04% आपका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया था, मतलब कितना धनराशि आवंटन किया गया था। तो यह बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1000 करोड़ रुपए आपका सही होगा आंसर। 2020-21 में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन को मंजूरी दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक को पहचानिए, मतलब इनमें से कौन कौन मृदा के कारक हैं, अपरदन के कारक हैं। तो बहता हुआ पानी, ये भी मृदा अपरदन, मतलब कि मिट्टियों को जो काट काट कर ले जाए, अपने साथ मिट्टियों को काट काट ले जाए। अब जो जो भूजल है, भूजल यानी जमीन के भीतर है, तो जमीन के भीतर वो जो जल है वो तो काट के लेकर नहीं जाएगा। तो पहला ऑप्शन नंबर ए तो सही है, बी लेकिन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ए भी सही है। समुद्र के लहरों से भी किनारा कटता जाता है, तो वहाँ भी क्या होता है, अपरदन होता है, इसलिए ए भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है, मतलब बहता हुआ पानी भी सही है, समुद्र की लहरें भी सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जैव विविधता है। जैव विविधता की एक तरह से परिभाषा पूछा है। तो जैव विविधता पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां हैं। क्या, पृथ्वी पर उपस्थित सभी की सभी जो जैविक जातियां हैं वो जैव विविधता के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल और केवल बी हो जाएगा। कौन सा, केवल और केवल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, मतलब जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसकी तीव्रता को किस यंत्र से मापते हैं। तो किस यंत्र से मापते हैं, डेसिबल से। किससे मापते हैं फ्रेंड, डेसिबल से मापते हैं। इसे डीबी से भी डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। तो अकबर ने जो जजिया कर समाप्त किया था वो 1564 में, किसमें, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और इसके साथ ही साथ ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को त्यागपत्र कब दिए थे। तो जो 1938 का अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वहाँ 1939 वाले अध्यक्षता से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सेवा से हटाया गया था। किससे, सिविल सेवा से, सर्विस से हटाया गया था। तो 1874 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, 1874। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि उद्वाचन किया गया था। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है, राजवंशों को नीचे कोट में दिया है, तो इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो
फुट में दिया है ना, तो आप इसका मिलान कीजिए। देखिए सबसे पहले कौन सा वंश शासक किया था, तो सबसे पहले हार्यक वंश शासक किया था, उसके बाद शुंग वंश शासक किया था, तब नंदराज वंश, नंदराज को कौटिल्य के चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य के माध्यम से चंद्रगुप्त ने हरा कर मौर्य वंश की स्थापना, मतलब चौथे नंबर पर मौर्य वंश से। तो देखिए दूसरा कौन सा ऑप्शन है, एक ये भी हो सकता है, ये भी दूसरे के बाद पहला इसमें है, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पहले हर्यक वंश, उसके बाद शुंग वंश, तीसरे नंबर पर नंद वंश, चौथे नंबर पर मौर्य वंश। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक, मतलब कि पूछ रहा है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिस राज्य में वन सर्वाधिक क्षेत्रफल में है, तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र है। अगला है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो देखिए डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। नर्मदा के साथ साथ ताप्ती भी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये दोनों आपके मन में आ रहा हो कि क्या बनाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी जो नदी है, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ डेल्टा ना बनाकर एस्चुअरी मुहाना बनाती हैं। मतलब जो जब नदी सागर को मिलने को होती है तो उसके मुहाने पे अगर गंदा रहता है, अवसादों से भरा रहता है, तो उसे डेल्टा कहा जाता है। जब नदी का मुहाना साफ सुथरा रहता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, तो उसे एस्चुअरी कहते हैं, एस्चुअरी नदमुख कहते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती एस्चुअरी नदमुख बनाते हैं, जबकि कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, ये सारी जितनी नदियां हैं ये सभी के सब क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 में आया था, और 1946 में ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। कब, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, मतलब पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति किसका होता है, तो राज्यसभा का होता है। देखिए लोकसभा का लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, लेकिन जो राज्यसभा होता है राज्यसभा है भारत में, इसके राज्यसभा के सभापति होते हैं, और सभापति का पद कौन निभाते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय जी निभाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, 11वीं अनुसूची में विषय पूछा है तो ये 29 है, कितना है, 29 विषय है। अगर 12वीं अनुसूची पूछ लेता तो 27 विषय हो जाता, तो इसका आंसर सीधा 2 भी हो जाएगा, 29 विषय है ना। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग से पूछा गया है कि यफ का 16 से डिनोट किया जाता है, तो यल को किससे डिनोट किया जाएगा। देखिए यफ का स्थान होता है छठा, और छठवें का 6 का क्यूब अगर कर देंगे तो इसका क्यूब होगा 216, कितना होगा, 216। और यल का स्थान का कौन सा होता है, 12वां। 12 का जब आप क्यूब करेंगे 12 गुणे 12 तो आपका आ जाएगा 1728 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है कि सांकेतिक भाषा में गंगा को 7-11-471 से व्यक्त किया जाता है, तो सरयू को किस संकेत भाषा में, देखिए जो जी है, जी को 7 से व्यक्त किया जाता है, ए को 1 से व्यक्त किया जाता है, यन को 14 से व्यक्त किया जाता है, जी को 7 से व्यक्त किया जाता है, और ए को 1 से व्यक्त किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यश को 19 से व्यक्त किया जाता है, ए को 1 से व्यक्त किया जाता है, आर को 18 से व्यक्त किया जाता है, जे को 10 से व्यक्त किया जाता है, और यू को 21 से व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डायरेक्शन से, दिशा से। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की दिशा, मतलब कि यहाँ कोई व्यक्ति है तो यहाँ से 8 किलोमीटर, कितना, 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर गया, फिर वह
वह 6 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर गया। 6 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है। और ये क्या होता है, के होता है, मतलब कि कर्ण होता है। और कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 36 और 64 को ऐड कर देंगे तो अंडर रूट 100 हो जाएगा। और 100 का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 किलोमीटर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है घड़ी से। अगला प्रश्न है घड़ी से और इसमें है 2:30 पर दोनों सुइयां घंटे तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो आप ऐसे सीधे 2 + 15 और डिफरेंस 180। डिफरेंस कितना, 180। तो आप इसको आप गुणा करके जोड़ देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे तो 105 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए अगला प्रश्न है सदृशता से। कह रहा है गंगा का संबंध प्रयागराज का संबंध गंगा नदी से है, तो सरयू का संबंध किससे है, सरयू नदी से। आपको पता होगा सरयू नदी इतनी समय बहुत ही चर्चा में थी, इसीलिए शायद पूछा गया था, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पूछा गया है। प्रयागराज गंगा नदी के तट पर है, तो सरयू किस नदी के तट पर है, सरयू, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू किया गया। तो जीएसटी का जो लागू किया गया 1 जुलाई 2017, ये सबको याद होगा। 100 में 100 लोग अगर एग्जाम 100 में 100% लोग इसको सही करके आए होंगे कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। अगला प्रश्न है पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय का प्रयोग करता है, किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है या किस उच्च न्यायालय का उपयोग करता है, प्रयोग करता है। तो जो पुडुचेरी है वो मद्रास उच्च न्यायालय का उपयोग करता है, प्रयोग करता है या उसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर उसका ए सही हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख विशेषता नहीं है। तो प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण ये था, भारतीय विविधता में ज़्यादा प्रतिनिधात्मक बनाना ये भी था, केंद्र में द्वैध शासन ये नहीं था, केंद्र में द्वैध शासन नहीं था। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तंजौर में बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो राजराज प्रथम जी ने तन्नौज का बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न है अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है। तो अटल नवाचार मिशन सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, किससे, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अगला प्रश्न जो मृदा जल के द्वारा वहन करती है, मतलब कि जो मृदा जल के साथ साथ वाहन यानी गति यानी चलती है, उस मृदा को क्या कहते हैं। तो उस मृदा को जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भोज एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमिक संबंध कहलाता है। तो इसका क्या संबंध कहलाएगा, भोजन श्रृंखला। कौन सा, भोजन श्रृंखला इसका कहलाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए समुद्र के तट पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं। जो समुद्र के तट पर जंतु रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें बेंथिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंथिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पावर हाउस समर्थ 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिपादित विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। तो 4800 मेगावाट। कितना होगी, 4800 मेगावाट होगी फ्रेंड। कितना होगी, 4800 मेगावाट। अगला प्रश्न देखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद होगा कि जो रमन साहब थे, रमन साहब ने 28 फरवरी को क्या किए थे 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज किए थे। रमन प्रभाव इन्होंने बताया था, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो इस तरह से इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। कुछ लोग
देखे होंगे तुरंत पहला वाला ऑप्शन माल्टोज माल्ट से संबंधित लगाकर चले आए होंगे। ऐसे गलत होता है। इसमें देखिए कौन सा नहीं सुमिलित है पूछ रहा है, कौन सा सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका माल्टोज का संबंध माल्ट से है, ये सही है। लेकिन जो एसिटिक अम्ल है यह दही से संबंधित नहीं है, दही का संबंध लैक्टिक एसिड से होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और फार्मिक अम्ल दूध से संबंधित है, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू से संबंधित है, ये भी सही है ना। तो इसका आंसर आपका क्या, आपने क्या एसिटिक अम्ल दही वाला आंसर गलत है और यही सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हल्के लड़ाकू विमान से, हल्के लड़ाकू विमान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लेकिन अगर पूछता 100% जैविक राज्य कौन सा है, तो जैविक राज्य हो जाता आपका सिक्किम। कौन सा हो जाता फ्रेंड? आपका सिक्किम हो जाता जैविक राज्य। और यह 2016 में ही 100% जैविक राज्य सिक्किम घोषित हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर देखिएगा, कह रहा है कूट में मिलाना है, इसे भी क्या करना है? कूट में मिलाना है। तो देखिए साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी 1927 में। कब हुआ था फ्रेंड? 1927 में। और जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। और महात्मा गांधी दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। और फिरोज शाह इससे पहले ही हुआ था, 1915-5 ऐसे कुछ हुआ था, क्लियर नहीं है, तो इससे पहले ही हुआ था। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? फिरोज शाह मेहता आ जाएगा। 4 नंबर कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। उसके बाद 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 2 नंबर यहाँ है, मतलब यही ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर साइमन आयोग की नियुक्ति हुई, उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर दास सावरकर थे। दामोदर सावरकर थे। कौन थे? सावरकर जी थे। कौन थे? सावरकर जी थे। सावरकर जी थे। विनायक दामोदर सावरकर जी थे, इनका पूरा नाम है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? मतलब कि वायरस से जनित बीमारी कौन सी है? तो आपका रेबीज जो है वो वायरस जनित बीमारी है। अगला, ईसीसी किस अंग से संबंधित है? ईसीसी किस अंग से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है ना, हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न केमिस्ट्री का दिया हुआ है, देखिएगा केमिस्ट्री का प्रश्न है C12 तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा समस्थानिक। आप इसे केमिस्ट्री वाले सर से मिलेगा, आपके जो हों फ्री। और अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल है? सिट्रिक एसिड और मौलिक एसिड। मतलब कि सिट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पेरिस में 21वां कौन सा 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब हुआ था? यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 2015। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जल जीवन हर घर में एक नल, क्या है फ्रेंड? हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो देखिए गोवा सबसे छोटा राज्य है, इसलिए इसने सबसे पहले हर घर में एक नल की उपस्थिति करवा दी। यानी कि सबसे पहले गोवा ने भारत का सबसे पहला राज्य, प्रथम राज्य बन गया कि हर घर में नल की व्यवस्था करवाने वाला गोवा पहला राज्य बन गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही
हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कह रहा है कि धार्मिक त्यौहार थाईपुसम, क्या थाईपुसम किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किस राज्य से किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से किया गया था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला से इसका शुभारंभ किया गया था। कौन सा? किसान कल्याण मिशन का। किसान कल्याण मिशन का आंसर सीधा कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, बस समाप्त ही होने वाला है, 44 हो गया, 50 तक हमको जाना है। तो वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? 2020 का बुकर पुरस्कार जो था वह सक्की बेन पुस्तक के लिए दिया गया है। कौन सा? सक्की बेन। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान सहमति से शाहतूत बांध, कौन सा? शाहतूत बांध किस नदी पर है? तो शाहतूत बांध मैदान नदी पर है। कौन से नदी पर? मैदान नदी पर। अगर पूछ लेता शाहतूत बांध किस देश से संबंधित है या सहमति से बनाया गया है, तो भारत और अफगानिस्तान हो जाता है आंसर इसका ना। भारत अफगानिस्तान नदी पूछा है तो मैदान नदी, या पूछ लेता मैदान नदी पर कौन सा बांध है, तो शाहतूत बांध ना। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी? तो 2011 में जो पूरा विश्व की जनसंख्या थी, उस पूरे विश्व की जनसंख्या में 17.5% भारत की जनसंख्या थी। कितना? 17.5% भारत की जनसंख्या थी। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? तो देखिए, जो सिंधु और सतलज नदी है, इसके बीच में पंजाब हिमालय है, और सतलज और काली नदी जो है इसके बीच में कौन सी हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय है। कहाँ से कहाँ के बीच में? सतलज और काली के बीच। अगर काली और तीस्ता का पूछता तो नेपाल हिमालय हो जाता है ना। कौन सा? नेपाल हिमालय हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सतलज एवं काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का कौन सा समुद्री तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित, मतलब कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो कौन सा राज्य का तट है जो हमेशा समुद्र में जो चक्रवात आते रहते हैं उससे प्रभावित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला आप प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो उत्तर मध्य रेलवे खंड। कौन सा? उत्तर मध्य रेलवे खंड। तो फ्रेंड, आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि इतना अच्छा प्रश्न पत्र आया था कि आप लोग कम से कम 50 में से 40 क्वेश्चन तो जरूर किए होंगे। कम से कम 50 में से 40 क्वेश्चन जरूर किए होंगे। अगर आप अपने सब्जेक्ट से अगर 70 से 75 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन किए होंगे, 70 से 80 क्वेश्चन अगर किए होंगे फ्रेंड, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्लियर है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कंफर्म है। और फ्रेंड, आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने मित्रों को ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, खुद कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो अगले क्लास में मिलेंगे फिर से, और आप लोग अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आगे जो भी क्लासें मैं लेता हूँ सब डिटेल से पढ़ाता हूँ और क्लासें ले भी रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, और जो भी पेपर है जैसे संविधान का है, भूगोल का है, तो उसे मैं लेकर आऊँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।